दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रोके जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल मेरी सुनता नहीं। क्या तुम हो वही। दिल पे पत्थर रखे मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। कि दिल पे पत्थर रखे मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम दिल के ऊपर इतने सारे गाने क्यों गा रहे हैं। क्योंकि आज के लेक्चर में दिल को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? दिल को। दिल मतलब हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दिल हमारा बहुत ही नाजुक होता है, छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। ये साला ऐसा है जैसे कांच की तरह हो, छोटी छोटी बातों पर टूट जाएगा तो उसको मनाने के लिए फेविक्विक लगाना पड़ता है, फिर चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा दिल है, और दिल जब एक बार टूट गया तो बड़ी मुश्किल से चिपकता है, दरार तो उसमें बनी रहती है। देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हृदय के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है मानव हृदय एक मासल। मासल मतलब मांस की बनी हुई संरचना है, मासल है, शंक्वाकार है। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का है, कॉनिकल, कौन के आकार का अंग होता है। यह पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। पसलियाँ कहाँ होती हैं? हमारी पसलियाँ यहाँ होती हैं। पसलियों के नीचे और फेफड़ों के, दोनों फेफड़े कहाँ हैं? ये हमारे दोनों फेफड़े हैं, और फेफड़ों के बीच में यहाँ पर हमारा क्या होता है? दिल होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हृदय चारों ओर से एक झिल्ली की बनी थैली से घिरा होता है, जिसे हम हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय क्या होता है कि हमारा एक हृदय जनरेटर की तरह, वैसे हृदय बोलते हैं कि बहुत सुंदर होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा है, लेकिन वास्तव में दिल तो एक जनरेटर की तरह होता है और ठक 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 धक धक करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। अगर दिल अच्छा होता तो भगवान चेहरे की जगह बाहर दिल लगा देते, तो चेहरे को अंदर डाल देते। कि चेहरे तो बुरे ही होते हैं आजकल, तो दिल अच्छा होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा है? ये तो गलत कहावत है, लोग बाग चेहरे ही देखते हैं भैया। तो हृदय आवरण या पेरिकार्डियम, इसके हृदय के चारों ओर एक झिल्ली की बनी थैली से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम झिल्ली में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। अब इसके अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है। हृदय आवरण और झिल्ली के बीच में क्या है? एक ऐसी झिल्ली पाई जाती है जिसमें क्या बीच में क्या पाया जाता है? एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम उस द्रव को क्या कहेंगे? हम पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह द्रव हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अब बाहरी आघात कैसे? जैसे कोई दिल तोड़ के चला गया हमारा, उन बाहरी आघातों से हम कहीं पे भी गिर जाते हैं, या फिर हम लोटते हैं, इधर से उधर उछलते हैं, कूदते हैं, तो हमारा दिल एक समान बना रहता है। तो इन बाहरी आघातों से कोई हमें धोखा दे देता है, वो भी बाहरी आघात हैं। धोखा देता है, वो भी भारी आघात हैं, तो इनसे भी रक्षा करता है। क्या करता है? कौन करता है? द्रव। यह द्रव जो पेरिकार्डियल द्रव होता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हृदय बक्ष गुहा में मध्य रेखा के थोड़ी बाईं ओर रहता है। बक्ष गुहा। अब एक होता है उदर गुहा, एक होता है उदर गुहा, एक होता है बक्ष गुहा। बक्ष गुहा मतलब हमारी जो सीने की यहाँ तक जो डायफ्राम तक का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र बक्ष गुहा कहलाता है, ऊपरी भाग। और इसके नीचे वाला भाग पेट वगैरह और यहाँ जांघों तक, ये पूरा हमारा उदर गुहा वाला भाग कहलाता है। तो हृदय किस भाग में स्थित होता है? बक्ष गुहा वाले भाग में स्थित होता है। किस भाग में स्थित होता है दोस्तों? बक्ष गुहा वाले भाग में स्थित होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है।
इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के माध्यम से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि हम अपने फ़ोटो को इस साइड ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं हम अपने फ़ोटो को। तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो पिया, ओ मेरे पिया। देखो हमने अपनी फ़ोटो क्या कर दी, छोटी कर दी। अब क्या है, फ़ोटो हमने छोटी कर दी तो हम इस डायग्राम के माध्यम से हृदय को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, कौन सा कलर की पेन ले ले, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की सही है, हाँ। अब क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है हमारा दाया आलिंद। रेड कलर की पेन ले लेते हैं। ये वाला भाग कौन सा है, ये दाया आलिंद वाला भाग है। कौन सा भाग, ये वाला भाग, ये दाया आलिंद वाला भाग है। इस साइड क्या है, इस साइड बायां आलिंद है। कौन सा आलिंद है, इस साइड बायां आलिंद है। ये वाला भाग बायां आलिंद का है। और ये वाला भाग कौन सा है, दायां निलय का है। और ये वाला भाग कौन सा है, बायां निलय का। तो ये बायां निलय हो गया और इस साइड कौन सा हो गया हमारा, दायां निलय होगा। देख लो अच्छे से, फोटो को इधर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। ये दोनों ऊपर के जो भाग हैं, ऊपर के जो भाग आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये ऊपर के भाग हैं। ये कौन से हैं, ये हमारे आलिंद के भाग हैं। और नीचे के जो दो भाग हैं वो हमारे निलय के भाग हैं। किसके भाग हैं दोस्तों, निलय के भाग। ऊपर के दो भाग कौन से हैं, आलिंद के भाग हैं। और नीचे के दो भाग कौन से हैं, निलय के भाग हैं। तो इस प्रकार से ब्लड आप देख रहे हैं कि ब्लड हमारा कहाँ आएगा। मैंने देखा कि ये ऊपर वाले भाग हैं दो, ये आलिंद के भाग हैं। ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। और नीचे के जो दो भाग हैं वो निलय के भाग हैं। ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब क्या होता है, सबसे पहले ब्लड आता है किसमें, दायां आलिंद में। किस में आएगा, दायां आलिंद में। कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इस वाले भाग से, इस पाइप से क्या आएगा, और इस वाले पाइप से जो हमारे शरीर के ऊपरी अंग होते हैं वो इस वाले पाइप से आएंगे, दायां आलिंद में ब्लड आएगा। और हमारे शरीर के निचले अंगों का जितना भी ब्लड है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ए पाइप के माध्यम से कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो धड़कता है। धड़कता है मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धड़कने का मतलब ये होता है, हमारा हृदय धड़कता है मतलब संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। मतलब जो ऊपर वाले दोनों आलिंद के भाग हैं इसमें पहले क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन मतलब सिकुड़ेंगे। ये दोनों भाग, ऊपर वाले भाग क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे। और इसके बाद ये जैसे ही सिकुड़ेंगे तो इसका जो रक्त जो भरा हुआ है वो किस में आ जाएगा, दायां निलय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दायां निलय में। क्योंकि ये कपाट हैं वो खुल जाती हैं। ये वाले कपाट आपको दिख रहे हैं वो क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। जैसे ही संकुचन होगा तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर जैसे ही यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो ये कपाट खुल जाएंगे और यहाँ पर फिर रक्त कहाँ आ जाएगा, दायां निलय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दायां निलय में। अब आपने ये संकुचन हुआ, ऊपर दोनों भाग संकुचित हुए तो इसका रक्त कहाँ गया, दायां निलय में आ गया। अब दायां निलय भी संकुचित होगा। अब क्या होगा, दायां निलय क्या होगा, संकुचित होगा। तो एक बार दायां जो नीचे के दोनों भाग संकुचित होती हैं, ये दोनों निलय संकुचित होती हैं। और एक बार ये दोनों आलिंद संकुचित होती हैं। तो इस प्रकार से अब रक्त यहाँ पर आ गया दायां निलय में। अब ये दोनों भाग क्या होंगे, एक साथ संकुचित होंगे। तो जो दायां निलय का जो ब्लड है वो इस पाइप के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। कहाँ चढ़ जाएगा, इस पाइप के माध्यम से ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर चढ़ के कहाँ जाएगा, ऊपर हमारे क्या हैं, फेफड़े हैं। यह है ब्लड कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा। एक पाइप के माध्यम से कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक। क्योंकि इस ब्लड में ये अशुद्ध ब्लड है। अशुद्ध ब्लड का मतलब ये नहीं कि गटर से ब्लड आया है, नाली का ब्लड है, ये मतलब नहीं होता। अशुद्ध ब्लड का मतलब ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है इस ब्लड में, और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो ये कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक। पाइप के माध्यम से कहाँ तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा। फेफड़ों तक जाने के पश्चात यह फेफड़ों को क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। और फेफड़ों से क्या ले लेगा, फेफड़ों से
ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ही फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने के पश्चात अब जो ऑक्सीजन वाला मतलब ऑक्सीकृत ब्लड हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीकृत ब्लड होता है फिर पाइप के माध्यम से इस पाइप में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर आता है तो आप देख रहे हैं कि अब इस पाइप के माध्यम से ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मतलब कौन से भाग में आ जाएगा? ये ब्लड आ जाएगा हमारे बायां निलय में। कौन से भाग में आ जाएगा दोस्तों? बायां निलय में, इस वाले भाग में ब्लड आ जाएगा। ब्लड जैसे ही हमने बताया था कि ब्लड अब इस वाले भाग में आ गया है, मतलब यह इस ब्लड में ऑक्सीकृत ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अब अधिक है, क्योंकि यह ब्लड किससे होकर आया है? लंग्स से होकर आया है। मतलब लंग्स, फेफड़ों से इसने ऑक्सीजन ग्रहण कर ली है और कार्बन डाइऑक्साइड लौटा दी है। चूँकि अब हमने बताया था कि ये दोनों भाग क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। तो अब दोनों भाग क्या होंगे? संकुचित होंगे। और संकुचित होंगे तो ये कपाट है, एक कपाट क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो जैसे ही यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये कपाट खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ आ जाएगा? बायां निलय में आ जाएगा। ब्लड कहाँ आ जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा बायां निलय में। अब बायां निलय में जैसे ही ब्लड आ जाएगा तो हमने बताया कि पहले ऊपर वाला भाग संकुचित हुआ था, अब नीचे के दोनों निलय संकुचित होंगे। अब दोनों निलय संकुचित होंगे तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ कपाट ये खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इन महाधमनियों में चला जाएगा। और इन्हीं महाधमनियों के माध्यम से ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के सभी अंगों तक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ब्लड जो पंप है, हमारा हृदय पंप कर रहा है, ब्लड को पंप करता है, मतलब ब्लड को पहले कहाँ तक पहुँचाता है? फेफड़ों तक पहुँचाता है। मतलब ब्लड यहाँ फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों के बाद ऑक्सीजन लेकर फेफड़ों से किस में आ जाता है? इसमें बायां आलिंद में आ जाता है। फिर बायां आलिंद से फिर बायां निलय में आता है और बायां निलय से जैसे ही पंप होता है, संकुचन, ये दोनों संकुचित होती हैं तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में। और इन्हीं सभी ये महाधमनी छोटी छोटी नलिकाओं में बटी होती हैं जिन्हें हम धमनिकाएं कहते हैं। और इन धमनिकाओं के माध्यम से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो हमारे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग तक चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड सबसे पहले जो ऑक्सीजन वाला नहीं होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, उसमें ब्लड सबसे पहले हमारे दायां आलिंद में आता है। फिर कहाँ आता है? फिर दायां आलिंद संकुचन के पश्चात दायां आलिंद का संकुचन होता है। फिर किस में आता है? दायां निलय में आता है। फिर दायां निलय का जैसे ही संकुचन होगा तो यहाँ जो कपाट लगे हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर के पश्चात ये किसमें? इस वाली पाइप में चला जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? ये लंग्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? फेफड़ों तक। फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ आ जाएगा? इस वाली पाइप में आ जाएगा। इस वाली पाइप में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर फिर संकुचन, ये दोनों का संकुचन होगा। फिर ब्लड, ये कपाट खुल जाएंगे तो ये वाले भाग में आ जाएगा, बायां निलय में आ जाएगा। और बायां निलय में जैसे ही इन दोनों निलयों का संकुचन होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में। और महाधमनी के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया है दोस्तों। यहाँ पर ये लिखे हैं हमारा जो हृदय है 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय मतलब 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से? एक जे हो गया, एक जे हो गया, 2 ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार से दायां आलिंद 1 हो गया, दायां निलय 2 हो गए, बायां आलिंद 3 हो गया और बायां निलय 4 हो गए। तो इस प्रकार से 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो आप बता देना है 4 कोष्ठीय। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक बात और लिखी है, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या होता है और ए बी नोड क्या होता है दोस्तों? ऐसे नोड का मतलब होता है यहाँ पर साइनो ऑरिकुलर नोड। तो यहाँ पर ऐसे नोड का मतलब ये होता है कि जैसे ही इस वाले भाग में, मतलब दायां आलिंद वाले भाग में ब्लड आ जाता है तो यहाँ पर एक ऐसे नोड नामक संरचना बनी होती है जो विद्युत तरंगें प्रवाहित करती है, मतलब दिल में, ये हृदय में, कि अब ये वाला भाग पूरा भर चुका है, अब इसको संकुचन इसके संकुचन का समय आ गया है। जैसे इसने तरंगें पूरे में
प्रभावित की, ये साइनो ऑरिकुलर नोड ऐसे नोड ने तरंगें प्रभावित की, तो यहाँ पर क्या है, ये संकुचित हो जाता है, ये वाला भाग क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। अब जैसे ही इसमें संकुचन हुआ तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, इस वाले भाग में, और इसका ब्लड कहाँ आ जाएगा, इस वाले भाग में। तो इस प्रकार से संकुचन होगा। अब ए बी नोड का काम क्या होता है, यहाँ पर हमारा ए बी नोड लिखा हुआ है। ए बी नोड का काम होता है कि यहाँ पर जैसे ही ब्लड इन में आया, किन में आया, निलयों में आया, मतलब नीचे के 2 कोष्ठक में आया, निलयों में, तो यहाँ से तरंग संचरित कौन करता है, ए बी नोट करता है कि अब ये दोनों फुल हो गए हैं, अब इन दोनों के संकुचन का समय आ गया है। तो जैसे ये तरंग संचरित करता है, प्रभावित करता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, संकुचित होती हैं। और जैसे ही संकुचित होती हैं तो इसका ब्लड धमनियों में चला जाता है और इसका ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। पहले दोनों ऊपर आलिंद दोनों का संकुचन होता है, फिर इसके बाद इन दोनों का क्या होता है, संकुचन होता है। जब इसका संकुचन होता है आलिंदों का, तो निलयों का क्या होता है, शिथिलन होता है। जब निलयों का संकुचन होता है तो आलिंदों का शिथिलन होता है। तो आप जानते हैं शिथिलन और संकुचन की प्रक्रिया से ही हमारे शरीर में धक धक मतलब लब और डब की एक धड़कन बनती है। लगभग हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ चुके हैं दोस्तों। तो आप इसको भी समझ सकते हैं आराम से। अब हम अपने फ़ोटो को बड़ा कर ले थोड़ा, तू खींच मेरी फ़ोटो। तो इस प्रकार से आपने इसको पढ़ लिया है और अच्छे से इसको पढ़ लेना है। बक्ष गुहा क्या होता है आप इसको समझ चुके हैं। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि हमारा जो हृदय है, हमारा दिल है, वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जिस शरीर से, संपूर्ण शरीर से क्या आ जाता है, संपूर्ण शरीर से जो रक्त है वो इस प्रकार से नीचे से और ऊपर से इन 2 पाइपों से क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। रक्त कहाँ पर आ जाता है, दायां आलिंद में आ जाता है। दायां आलिंद के बाद जैसे ही ये संकुचित होते हैं, ये दोनों भाग संकुचित होंगे, दायां आलिंद और बायां आलिंद, तो रक्त कहाँ आ जाएगा, दायां निलय में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, दायां निलय में। जैसे ही दायां निलय संकुचित होगा और ए भी संकुचित होगा तो रक्त इस पाइप के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों के पास। अब इस रक्त में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है, तो यह फेफड़ों को क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। और फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद क्या ले लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेगा तो इसी पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन वाला रक्त, मतलब ऑक्सीकृत रक्त कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, आलिंद में आ जाएगा। कौन सी आलिंद में, बायां आलिंद में। तो जैसे ही बायां आलिंद में ऑक्सीकृत रक्त आएगा, तो हमने बताया था कि ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं। तो जैसे ही ये दोनों संकुचित होंगे तो इसका रक्त कहाँ आ जाएगा, इसमें, और इसका रक्त कहाँ आ जाएगा, इसमें। तो इस प्रकार से ये दोनों संकुचित होंगे एक साथ, तो इसका रक्त यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही इसका रक्त यहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे के दोनों भाग संकुचित होंगे। और जैसे ही दोनों भाग संकुचित होंगे तो इस प्रकार से यहाँ से रक्त क्या आ जाएगा, इस पाइप के माध्यम से संपूर्ण शरीर में, मतलब महाधमनी के माध्यम से यहाँ पर चढ़ते हुए संपूर्ण शरीर में जो ऑक्सीकृत ऑक्सीजन वाला रक्त है वह हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। तो ये पंप करने का काम क्या होता है, हृदय पंप इसलिए करता है ताकि इसको प्रेशर के साथ लंग्स के पास पहुंचाया जा सके इस रक्त को, और लंग्स को यह कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद ऑक्सीजन ले ले, फिर ऑक्सीजन वाला रक्त पूरे शरीर में पंप कर सके, इसलिए प्रेशर के साथ पंप कर सके। इसलिए इस हृदय की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे शरीर में प्रेशर के साथ फास्ट ब्लड बह सके। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं, इस प्रकार से हमने इस हृदय की प्रक्रिया को साथियों अब हम समझेंगे कि हमारे हृदय के कौन कौन से भाग होते हैं। एक भाग होता है राइट ऑट्रियम। ऑट्रियम का मतलब होता है दायां आलिंद, और यहाँ पर होता है लेफ्ट ऑट्रियम। ऑट्रियम का मतलब क्या होता है, बायां आलिंद। यहाँ पर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय, और यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निलय। तो हमने इसमें देखा है कि इस पाइप के माध्यम से और इस पाइप के माध्यम से रक्त किस में आ जाएगा, दायां आलिंद में आ जाएगा।
फिर इसका संकुचन होगा, संकुचन के पश्चात रक्त किस में आ जाएगा, दायां निलय में आ जाएगा, और फिर इसका संकुचन होगा, इसके पश्चात रक्त कहाँ चला जाएगा, रक्त इसके माध्यम से और इसके माध्यम से हृदय के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, हृदय के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हृदय के पास जाने के बाद वो हृदय से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के पश्चात फिर कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इसके लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद के अंदर आएगा। और जैसे ही इसका संकुचन होगा तो इसका ब्लड इसमें आ जाएगा और इसका ब्लड इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस कपाट के माध्यम से यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। जैसे ही इन दोनों का संकुचन होगा तो इसका ब्लड फिर लंग्स के पास चला जाएगा और इसका ब्लड संपूर्ण शरीर में इन धमनी के माध्यम से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि आपको ये समझ में आया है ऑर्टा, यहाँ पर क्या है, ऑर्टा का मतलब होता है महाधमनी, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। एक ये वाली पाइप क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी भी बोल सकते हैं, फुफ्फुस धमनी हिंदी में बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस हृदय के संपूर्ण भाग को समझ लिया है। तो यहाँ तक के लिए साथियों अब हम जल्दी से भाषा पढ़ लेते हैं। हम डायग्राम के माध्यम से सब कुछ समझ चुके हैं, अब भाषा से हम समझते हैं कि भाषा में क्या क्या है। यहाँ पर हमने देखा है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मनुष्य के हृदय, यहाँ पर दूसरी पेन ले लेते हैं ब्लू कलर की। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, मतलब 4 कोष्ठी होता है। 4 कोष्ठी मतलब 2 आलिंद और 2 निलय, जो दायां तथा बायां आलिंद राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एवं दायां तथा बायां निलय में विभाजित होता है। दायां निलय और बायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद। इस प्रकार से अब हम इसको पढ़ते हैं। दोनों आलिंद तथा दोनों निलय एक दूसरे से एक भित्ति द्वारा पृथक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। मतलब दोनों आलिंद और दोनों निलय के बीच में एक भित्ति पाई जाती है, उसी भित्ति को हम क्या कहते हैं, सेप्टम के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब दोनों आलिंद की दीवार पतली होती है। दोनों आलिंद की दीवार क्या होती है दोस्तों, दोनों आलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि दोनों निलय की दीवार इनकी अपेक्षा मोटी होती है। दोस्तों क्या होता है कि दोनों आलिंद की दीवार, जो ऊपर के दोनों आलिंद होती हैं, उनकी दीवार पतली होती है। आसपास की दीवार देखोगे वो कैसी रहेगी, पतली रहेगी, क्योंकि नीचे से ब्लड ऊपर से नीचे आएगा तो उन दीवारों पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। जैसे ही ब्लड को नीचे से अगर निलयों से क्या करना पड़ता है, अगर निलयों से प्रेशर के साथ ऊपर भेजना होता है तो निलय की दोनों दीवारों का क्या होना, मोटा होना आवश्यक होता है। इसलिए निलय की दीवार अपेक्षाकृत मोटी होती हैं। किसकी अपेक्षा, आलिंद की अपेक्षा। दायां आलिंद एक छिद्र के माध्यम से दाएं निलय में खुलता है। किस में खुलता है, दायां आलिंद किस में खुलता है, दाएं निलय में खुलता है। तो यहाँ जो छिद्र खुलता है, हमने देखा था कि इसी छिद्र को एक त्रिदलीय कपाट बोलते हैं, त्रिदलीय बाल्ब बोलते हैं। इसी को त्रिदलीय कपाट के नाम से जाना जाता है। हमने कपाट देखे थे कि कपाट जैसे ही ऊपर के आलिंद संकुचित होते हैं तो कपाट पर प्रेशर पड़ता है और ये कपाट खुल जाते हैं, जो रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। मतलब ऊपर से नीचे रक्त तो जाने देगा, ऊपर से निलयों में, आलिंद से निलय में जाने देगा, लेकिन वापस फिर उसमें नहीं जाएगा, इसलिए कपाट पाए जाते हैं। इसी प्रकार बाएं आलिंद व बाएं निलय, बाएं आलिंद मतलब उस तरफ की बात हो रही है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य भी द्विदलीय कपाट पाया जाता है, जो रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने तो देता है परंतु वापस नहीं आने देता है। तो इस भाषा को आप पढ़ लेना है, पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है, बार बार देख लेना है उस वाले वीडियो को, डायग्राम में कैसे हमने बताया है, और दायां निलय कौन है, बायां निलय कौन है, दायां आलिंद कौन है, बायां आलिंद कौन है, इस बात को आप समझ लेना है अच्छे। साथियों अब हम समझते हैं, इस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है दाएं निलय के अगले भाग से एक बड़ी धमनी निकलती है। दाएं निलय मतलब इस वाले निलय की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, इस वाले भाग की बात हो रही है, जिसे हम फुफ्फुस धमनी का कहा जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। धमनी के निकलने वाले स्थान पर अर्धचंद्राकार बाल पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक धमनी निकलती है,
जिसे हम फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लड यहाँ से कहाँ ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। इसमें क्या है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार एक वो पाया जाता है, बाल्ब पाया जाता है, अर्धचंद्राकार बाल्ब पाया जाता है। इस बाल्ब के कारण रक्त फुफ्फुस धमनी में तो जाता है पर वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि जैसे ही इन दोनों का संकुचन होता है, इसका संकुचन होगा तो यहाँ पर बाल्ब पाया जाता है, तो बाल्ब खुल जाते हैं। जैसे ही संकुचन होगा तो प्रेशर पड़ेगा बाल्ब पर प्रेशर पड़ेगा तो रक्त इस फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी धमनी में चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से रक्त चला तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आता है। तो इसी को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ ऊपर तो चढ़ेगा, वापस नहीं आएगा इस अर्धचंद्राकार बाल्ब की वजह से, ठीक है। इसी फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसी फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ तक के लिए समझ लिया है हमने। अब आगे हम साथियों अब हम समझेंगे, थोड़ी भाषा और रह गई है उसको समझ लेते हैं। अगर तुम्हें बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप सबसे पहले इस प्रकार की दिल की संरचना बना लिया करो। क्या बना लिया करो, दिल की संरचना ये बना ली और इसको 4 भागों में बांट दो, क्योंकि हमारा दिल 4 कोष्ठी होता है। पहले आप दिल की संरचना को बना लीजिए। किसकी संरचना को बना लीजिए आप, दिल की संरचना। इस प्रकार से दिल की संरचना आपने बना ली और इसको 4 भागों में बांट दीजिए। और जो इस साइड वाला भाग होगा वो दायां आलिंद होगा और इस साइड वाला भाग होगा वो बायां आलिंद होगा और इस साइड वाला भाग होगा, नीचे वाले दोनों भाग, इस साइड वाला भाग दायां निलय और इस साइड वाला भाग कौन सा होगा, बायां निलय होगा। तो इस साइड दोनों भाग कौन से होंगे, दायां और ये बायां, और ये आलिंद हैं दोनों और ये दोनों निलय हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें समझ लिया करो। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैसे कि बाएं निलय, बाएं निलय मतलब किस साइड की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। बाएं निलय के अगले भाग से महाधमनी निकलती है, मतलब यहाँ से रक्त जाने के लिए एक पाइप निकलता है जिसे हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकलता है, बाएं निलय से, जो रक्त को बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। अब जैसे ही ये संकुचित होगा ये वाला भाग, तो इसका रक्त कहाँ चला जाएगा, इस पाइप के माध्यम से, जिसे महाधमनी कहते हैं। यह पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, पूरे शरीर में पहुंचा देगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं होती हैं। दाएं आलिंद में क्या होती हैं, दाएं आलिंद मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, दायां आलिंद। दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं, 2 अग्र महाशिराएं मतलब एक पाइप यहाँ पर होता है और एक पाइप यहाँ पर होता है नीचे की साइड, ठीक है। एक पाइप यहाँ होता है, एक पाइप यहाँ होता है। 2 अग्र महाशिराएं, एक पश्च महाशिरा। 2 अग्र महाशिराएं मतलब 2 पाइप यहाँ होते हैं, एक यहाँ पर होता है, तो इसको 2 अग्र महाशिराएं बोलते हैं। इसको और इसको अग्र महाशिराएं और इसको पश्च महाशिरा बोलते हैं। 2 अग्र, दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाती है। अशुद्ध रक्त को यहाँ से ये कहाँ खुलेगा, इसमें खुलेगा, और यहाँ से ये दोनों अग्र महाशिराएं इसमें खुलेंगी, जिससे शरीर से, संपूर्ण शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, ब्लड है, वो इसमें आता है। इसमें आ जाएगा, किसके माध्यम से आ जाएगा, 2 अग्र महाशिराओं और एक पश्च महाशिरा। एक पश्च महाशिरा ये है और 2 अग्र महाशिरा कौन है, ये हैं। तो इस प्रकार से ये इसका रक्त कहाँ आ जाएगा, दाएं आलिंद में आ जाएगा। किस भाग में आ जाएगा, ये दाएं आलिंद है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। साथियों थोड़ी सी भाषा और रह गई है। यहाँ पर लिखा है बायां आलिंद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बायां आलिंद में फुफ्फुस शिराएं मतलब पल्मोनरी वेन खुलती हैं। फुफ्फुस शिराएं मतलब यहाँ से जो लंग्स से ऑक्सीकृत ब्लड आता है वो एक पाइप के माध्यम से इसमें चला जाता है। पाइप कौन सा होता है, ये वाला पाइप, इसके माध्यम से किस में आ जाता है, बायां आलिंद में आ जाता है। ये बायां आलिंद है, इसमें आ जाता है। तो फुफ्फुस शिराएं मतलब पल्मोनरी, इसी को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। पल्मोनरी
वेन कहते हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, मतलब शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीकृत रक्त को बायां आलिंद में लाती है। कहाँ लाती है? बायां आलिंद में। तो हमने इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार से यहाँ समझ लिया है। यहाँ तक के लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में ज़रूर डाउट पूछें। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।